अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजेन चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ में हम फिर हाजिर हैं हमारे प्यारे प्यारे मेहमान के साथ और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जी हाँ, मेहमान को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, हमारे प्यारे प्यारे डॉक्टर मुनीर अहमद सर फ्रॉम हैदराबाद। माशाल्लाह, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह, आपका नूरानी चेहरा, मुस्कुराता चेहरा ऐसे भी बड़ी ताकत देता है माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी मुस्कुराहट से बड़ा फ़ायदा होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी मुस्कुराहट भी बड़ी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुराता आदमी ऐसे भी अच्छा लगता है माशाल्लाह। टॉपिक लेकिन बहुत सीरियस है नाजरीन। बात कर रहे थे हम स्ट्रोक्स पर, यानी फालिज और इस तरह के जो अटैक्स आते हैं इस पर बात कर रहे थे। और पिछले एपिसोड में आपने बहुत कुछ इसके बारे में सुना, कुछ हमने इसकी एहतियातें भी बयान की। आज डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ेंगे और हम सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब से ये कि ज़ाहिर है कुछ तो इसके सिम्टम्स होते होंगे, कुछ तो इसकी निशानियाँ होती होंगी कि बंदे को पता चल जाएगा कि अब जो उसके लिए रेड अलर्ट आ चुका है कि अब उसको मोहतात रहना पड़ेगा, अब उसको एहतियात रखना होगा, वरना ये स्ट्रोक्स के अटैक उसको आना शुरू हो जाएंगे। क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसके बाद बंदा एहतियातें करना शुरू कर दे? अगर इस तरफ अगर हम आए थोड़ा। हाँ, इसमें मैं यही बोलता हूँ, शुरू जो पिछले एपिसोड में हम लोग जो डिस्कस करे थे उसमें यही है कि क्या ब्रेक्स आते पहले जिसके मालूम हो जाना कि हाँ भाई जो स्पीड पे हम जा रहे हो नुकसानदेह है। ऐसे ही है। तो इसमें ये चीज़ है कि पहले तो अपना रेगुलर चेकअप्स, हेल्थ चेकअप्स कराते जाइए। और ये गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए कि अगर मैं सब कुछ भी नहीं है, ना बुखार ना दर्द, तो मैं बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। ये तो गलतफहमी है। जब तक आप टेस्ट नहीं करवाए, जब तक आप अपना बीपी शुगर जो वक्तन फ़वक्तन जो कराना है, अगर वो कराने के बाद अगर नॉर्मल निकले तो हाँ भाई मैं अल्लाह करम से नॉर्मल हूँ, ये बोल सकते देवा तो यूं है कि यार खाली खाली पैसे खराब कर दिए, कुछ भी नहीं निकला। कुछ निकलने के लिए तो चेक करवा रहा था मैं। तो इससे पहले जब लास्ट जो डायबिटीज के ऊपर हम लोग ये डिस्कस करे देगी, नहीं निकला तो अल्लाह करम है, शुक्र अदा करना चाहिए। जरूर आप कुछ निकालने के लिए थोड़ी आपने चेक किया है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ नहीं निकला। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कहा था आपने, मैंने बस वही जुमला छेड़ दिया आपके साथ। जी डॉक्टर साहब। तो इसमें यही है कि अगर किसी को बीपी या शुगर आ गया तो अलर्ट सिग्नल पहले वो है। ओके। अगर किसी को कुछ स्मोकिंग वगैरह है तो खुद से ही जैसो इस चीज़ को ही बंद करना है, वरना पैसे दे के आप बीमारी खरीद रहे। और जो लाइफस्टाइल है जो भी है स्ट्रेसफुल अगर जा रही, तो उसको कैसा डिविएट करे अपने आप को। अच्छा, मैं ये जो आपने स्मोकिंग का कहा ना, मैंने देखा कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है ना इसके हवाले से मौजूद है। पिछले दिनों मैं इस पर बात कर रहा था तो मुझे पता चला एक कंसेप्ट के बारे में, उसका नाम है निकोटिन गम। ये च्युइंगम जो होता है ये मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। तो ये उन लोगों के लिए होता है नाजरीन जो लोग वक्त के साथ जो है वो नशा करते हैं, जिनका टाइम बंधा होता है कि मैं दोपहर के खाने के बाद करूंगा ये सारी चीज़ें। बल्कि हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। ये निकोटिन गम का एक मोटिव ये होता है कि जब इस तरह की नशे की क्रेविंग हो तो उस वक्त ये निकोटिन गम अगर आप यूज़ करते हैं तो ये क्रेविंग को मारता है और सारी चीज़ें। तो ज़ाहिर मेडिकल, अल्लाह ने इंसान को इतना जहन दिया है, सोच दिया है, जिसकी वजह से मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है। तो ज़ाहिर मेडिसिन और ट्रीटमेंट ऑप्शन तो आ चुके हैं। तो स्मोकिंग वगैरह से भी बचा जा सकता है, निकोटिन गम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। आ रहे हैं आजकल निकोटिन पैचेस। ये क्या होते हैं? मतलब ये जैसे कि हम लोग बैंडेड जिस तरह लगाते हैं वो भी स्किन पे लगा देते, वो स्किन के जरिए थोड़ा थोड़ा निकोटिन होता है, जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म क्रेविंग बचा जा सकता है। वाह सुभान अल्लाह, कई चीज़ें माशाल्लाह, यानी बचने के तदाबीर, बचना चाहे तो इंशाल्लाह बच सकते हैं। तो स्मोकिंग से भी बचना है। और बचने के लिए सबसे का इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अपनी फैमिली और आप पे कौन कौन डिपेंड कर रहा है, अगर इसके बारे में आप सीरियसली सोचें तो यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको ना निकोटिन गम्स की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही निकोटिन पैचेस। हम इसे कहते हैं पर्सनल कमिटमेंट। अपने आप से कमिटमेंट कर लें, अपने आप से वादा कर लें कि यार नहीं करना है, बैड हैबिट्स छोड़ देनी है, अच्छी हैबिट्स को का अकरंस होना चाहिए, अच्छी आदतों की जो है वो मैं अपने अंदर लाऊं। आप भी नाजरीन पर्सनल कमिटमेंट की तरफ आएँ, अपने आप से वादा करें। अपनी वालिदा को तो देखें, आपके वालिद साहब को तो देखें, अगर आप बीवी बच्चे वाले हैं तो उनकी तरफ निगाह तो उठाएं, औलाद वाले हैं, बेटी है आपके पास, उस बेटी की मुस्कुराहट को तो देखें। यकीनन आपको एहसास होगा कि वो बच्ची आपको देखकर मुस्कुराती है, आपको पुकारती है, उसके अंदर आप बसे हुए हैं, आपकी खुशी में वो खुश हैं।
उसकी खुशी में आप खुश हैं। तो इनका ख्याल रखें, अपने आप को इस तरह की जो है बैड हैबिट्स और स्मोकिंग वगैरह से बचाएं और पर्सनल कमिटमेंट के थ्रू जो है अपने आप को गलत चीज़ों से बचाते हुए अच्छी ज़िंदगी गुजारें। मज़ीद बढ़ते हैं कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं। हाँ, तो अब इसमें यही है कि एक तो हम लोग ये जो तदाबीर है, जो वार्निंग साइंस है, अगर ये सबको इग्नोर करते हुए हाँ चलो भाई चलने दो, जो होता देखा जाएगा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सडनली जैसे एकदम हाथ या पैर नहीं उठ रहे, तो उस टाइम पे करना क्या है मैं उसके बारे में बोलता हूँ। तो अब इसमें ये है कि फैमिली मेम्बर्स जो है, जो करना तो उनको ही होगा क्योंकि जिसको आया वो तो कुछ कर नहीं सकेगा जी। तो इसमें ये है कि एक बी फास्ट मतलब ये एक टैग है, मतलब ये बेसिकली एक पहले जो है सो एक 2-3 साल पहले जो यूके वगैरह भी है, एक टैग ऐसा किस तरह याद रखना है कि करना क्या है। तो ये बी फास्ट, टाइम इज़ ब्रेन। इस टाइम पे क्या है, टाइम इज़ ब्रेन। जितना आप टाइम पास करते रहते उतना आपका ब्रेन डिस्ट्रक्ट मतलब ख़राबी की तरफ, जैसा मैं बोला 2 मिनट न्यूरॉन के लिए ज़रूरी है, जो पिछले एपिसोड में जो मैं बोला। तो अब जितना आप टाइम बढ़ाते रहेंगे, पहले अगर मिसाल के तौर पे 1 घंटे के अंदर अंदर आप स्ट्रोक को पकड़ लिए और सही इलाज कराए, तो 1 घंटे में फॉर एग्जांपल सोच लीजिए आपके न्यूरॉन्स अराउंड 5 से 10% डैमेज हुए, तो जाहिर सी बात है डैमेज तो कम है और उसका बॉडी पे असर भी कम रहेगा। अगर आप पकड़े 2 घंटे के बाद तो तकरीबन वो डैमेज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है 10 से 20%। ऐसा जितना आप लेट करते हैं, तो इसका मतलब मकसद ये है कि टाइम इज ब्रेन। टाइम जो है आपका दिमाग का टिश्यू है बेसिकली, न्यूरॉन से जितना आप टाइम ज़ाया करेंगे न्यूरॉन्स उतना ज़ाया करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, थाउजेंड्स ऑफ मैंने मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, 20, 25, 100, 150 गायब भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, ये तो मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ। नहीं, आदमी सोचने वाला ये भी सोच सकता है कि ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पर ये सोच सकता है कि आपके लिए, लेकिन न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन के एक पार्ट में है, आपका वो ब्रेन का पार्ट फंक्शन करना जो है वो बंद कर देगा जब, तो जाहिर है फिर उसके अलग अलग असरात आपके बॉडी पे नजर आएंगे, जो मैं इससे कैच कर सका, जो मुझे नाज़रीन को पहुंचाना है। तो आज बड़ा प्रॉब्लम है ना लेट गो करने का। मैं आपकी बात से एक जुमला लेता हूँ, लेट गो करते हैं, नजर थिंग्स टू बी वेरी ओके, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत ना, ठीक है ना, देखा जाएगा, कर लेंगे। ये जो लेट गो करते हैं, जो इजी लेते हैं, लेट इट बी वाला मामला, इसको निकलें नाजरीन, इसको समझे। यानी जो बी वेरी फास्ट वाला मामला है ना, ये वेरी जो मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं इसी की तरफ ला रहा हूँ कि पता चला फ़ौरन उसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े, फ़ौरन उसके जो इलाज की तरफ बढ़े, ताकि इस तरह की कोई तकालीफें तो मज़ीद आगे ना बढ़े। अब इसमें बी फास्ट में मतलब इसमें ये साइंस भी है। मिसाल के तौर पे बी में बी ई है जी। बी का मतलब ये है बैलेंस। जिसको फॉलीज आया, अटैक जिसको आया, पहले उनको ये बोलना कि अब चल के बताओ। अगर ठहरने में बैलेंस ही नहीं रह रहा तो एक निशान अल्लाह। उसमें बी ई दूसरी जो ई है, ई स्टैंड्स फॉर आइस। आपको दो दिख रहे क्या, चीज़ें दो दिखना, या ब्लरिंग ऑफ विजन है, सही नहीं दिख रहा क्या, ये एक चीज़ है। और एफ ये है फेस में ये देखना है कि आंख की ड्रूपिंग कुछ हो रही क्या, या मुंह का, माउथ का एक साइड जाना, डिविएशन ऑफ माउथ जो बोलते, ये है क्या, ये देखना रहता। और कोई आंख सही बंद कर सक रहे या नहीं, ये भी फेस के अंदर आता। फेस में ए जो है सो आर्म्स, बोलना कि हाथ उठा के देखो, हाथ उठाओ अपना। हाथ उठाने में अगर हाथ नहीं उठा सक रहे या थोड़ी दूर आगे गिर जा रहा हाथ, तो ये भी एक सिम्टम है। एस क्या है, स्पीच। अब बात करने में एकदम डिस्टॉर्टेड स्पीच है, सही बात नहीं आ रही, क्लियर बात नहीं आ रही, ज़बान नहीं पलट रही, तो ये है। और टी फॉर टाइम मतलब कब से ये सिम्टम्स शुरू हुए, और टाइम एटलीस्ट देख लेना कि हाँ भाई ये 12 बजे मैं नोटिस करी या करा, ये हमारे जो भी रिलेटिव है इसके अंदर। तो ये काफ़ी हद तक अपने को प्रोग्नोसिस मतलब बीमारी कितना डैमेज करी, वो असेसमेंट के लिए बहुत आसानी हो जाती है। अल्लाह खैर का मामला फरमाए। और ज़रूरी भी है कि ज़ाहिर अब किसी पे को स्ट्रोक आया और प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट दे दिया जाए, या मैं अगर एजुकेटर हूँ मैं उस पर ध्यान दे दूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उसकी सेहत के लिए, उसके बचाने के लिए जो है वो आगे बढ़ सकता हूँ। डॉक्टर साहब, ये तो हमने जो डिस्कस किया, ये तो सिम्टम्स और दीगर चीज़ें। अब मेरा ऐसा जहन था कि थोड़ा सा हम और पीछे की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने आज जो है अभी डिस्कस प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑप्शन करना है। फ़ौरन जो है वो ट्रीटमेंट प्रिवेंशन की तरफ आते हैं कि क्या ऐसे प्रिवेंशन किए जाए कि इस तरह के मामलात ही ना हो, ये स्ट्रोक के मामलात हमारे तक पहुँचे नहीं, हम तक आए नहीं, और हम जो है वो हेल्दी लाइफ जो है वो प्रॉपर गुजारे। क्या ऐसे प्रिवेंशन हो? प्रिवेंशन वही है कि प्रिवेंट वही करना है जो आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। तो हाइपरटेंशन का रिस्क है तो नमक खाना कम करें,
जी डायबिटीज़ का रिस्क है तो शक्कर खाना कम करे, जी कोलेस्ट्रॉल का रिस्क है तो चिकना या तले हुए चीज़ें, जंक फूड, मैदा, ये सब चीज़ें, बेकरी आइटम्स, ये सब कम करे। और किसी को स्ट्रेस है तो स्ट्रेस कम करे, कोई साइकेट्रिक इलनेस वगैरह कुछ है तो उसका ट्रीटमेंट कराए। तो ये सब, स्मोकिंग है तो स्मोकिंग छोड़ दें, कोई अल्कोहल ले रहा, कोई खुदा ना खास्ता अल्कोहल की आदत है उसको बंद करे। तो ये जितने भी चीज़ें हैं प्रिवेंशन, जो रिस्क फैक्टर जिसके वजह से आ रहा, अगर आप उसको प्रिवेंट कर देंगे तो अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह कुछ मसला नहीं रहेगा। माशाल्लाह। अब थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि ये तमाम चीज़ें तो बंदा कर रहा है और बचना भी है और माशाल्लाह सारी चीज़ें। अब कोई बच्चा कोई बंदा ये प्रिवेंशंस नहीं कर सका और अब जो है उसको स्ट्रोक आया है, मैं माइनर स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ, एक माइनर ही आया, मोनो ही था जो आपने जिस तरह से कैटेगराइज किया, मोनो ही था, बहुत ज़्यादा पूरे बॉडी पे नहीं था। अब क्या करें जब किसी को इस तरह का, तो अब क्या घर वालों के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन होने चाहिए और फिर डॉक्टर की तरफ उसको किस तरह रुजू करना है, क्या करना चाहिए? इस पर आप हमारे नाज़रीन की चीज़ ये है, स्ट्रोक जो है एकदम ऑलमोस्ट एंड स्टेज है। अल्लाह ऊपर। एंड स्टेज मतलब ये जो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये सब बीमारियों का एट द एंड ऑफ द डे कॉम्प्लिकेशन स्ट्रोक है। तो अब इसको स्ट्रोक को ख़ास होम रेमेडीज़ तो कुछ है नहीं, सीधा सीधा मेडिकल अटेंशन, मतलब हॉस्पिटल लेके जाना, इलाज कराना। अब इसमें होता क्या है, अक्सर अपने लोग ये करते कि अरे भाई ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, वो सब कुछ भी नहीं करना है। सीधा सीधा मैं चंद पेशेंट्स को ऐसे भी देखा जो अल्हम्दुलिल्लाह एक घंटे के अंदर अंदर स्ट्रोक आया, जो 4 मतलब क्वाड्रीप्लेजिया, हाथ ना पैर कुछ भी नहीं होता, वो 1 घंटे के अंदर अंदर वो फैमिली जो है सो हॉस्पिटल ला ली। इसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया, जो क्लॉट घुलाने के जो एंटीकोएगुलेंट्स वगैरह देते हैं हम लोग वगैरह, जो भी ट्रीटमेंट करके, अगर खुदा ना खास्ता कुछ ब्लॉक वगैरह ज़्यादा है तो स्टेंटिंग वगैरह जो करते हैं वो करके जो है सो जो ब्लॉक्ड वेजिल है उसको नॉर्मल कर दिए। अगर वक्त पे किया जाए तो वही पेशेंट जो है सो तकरीबन एक 4-5 दिन के अंदर जो बिल्कुल चल रहा नहीं, जो हाथ नहीं उठ रहा, पैर नहीं उठ रहा, डिस्चार्ज के टाइम पे चलते हुए नॉर्मल लाइफ की तरह है। सुभान अल्लाह। तो इसमें मकसद ये है बोलने का कि ख़ासकर अपने लोग क्या करते हैं, अरे अब पहले इधर जाएंगे, उधर ट्राई करेंगे, घर के जो भी नुस्खे अपनाएंगे। ये स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी, एंड कॉम्प्लिकेशन है। अब इसमें करना यही है, आप नहीं, डॉक्टर करना रहता, जो भी करना रहता। तो आप अपनी अकल दौड़ाने के बजाय डॉक्टर की तरफ डॉक्टर के पास रुजू होना, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन, आप जितना भी करना था, जो भी करना था, आप उस टाइम पे करे नहीं। जब आपको मालूम था कि आपको शुगर है या बीपी है या जो रिस्क फैक्टर्स है, जो भी करना था उस टाइम पे करना है। अब यहाँ से जो रहेगा वो डॉक्टर करना रहता। और जाहिर सी बात है ये कॉम्प्लिकेशन है। अगर किसी को खुदा ना खास्ता अगर कुछ ज़्यादा ही ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, ज़्यादा ही खून के ब्रेन के एरिया को खून की सप्लाई नहीं हुई, तो जान भी चले जाती, जब का जब ऑन बेड डेथ भी हो जाती। अल्लाह अकबर। लेकिन मोटिवेशन माशाल्लाह ये भी है और आपका अपना तजुर्बा ये भी है कि कई जो यानी चारों यानी दोनों पैर दोनों हाथ में पैरालिसिस होने के बाद भी लोगों ने कम बैक किया और हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। तो इंसान नाउमीद ना हो, कोशिश करता रहे और अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखे। और जिस डॉक्टर पे के पास लेके जा रहे हैं उस डॉक्टर साहब पर भी आप थोड़ा सा भरोसा दिखाएं ना, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो बहुत जल्द जो है वो रिकवरीज होती हैं। थोड़ा अगर आप इस तरफ बताएं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है रिकवरीज की, क्या बिल्कुल ये एंड स्टेज है, क्या रिकवरी कब तक टाइम लगता है, कि रिकवरी का क्या ऑप्शन रहता है? सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी जर्नी है रिकवरी जो है वो, इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है। जैसा कि आप सही बोले, एक माइनर अटैक आया, इसको बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में ये बोलते कि TIA बोलते, ट्रांसिमिक इस्कीमिक अटैक। मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी, हाथ नहीं उठना, पैर नहीं उठना, जो भी रहता है, एक 6 से 12 घंटे रहता, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। क्यों होता है ये बोले तो रवानगी, थोड़ा बहुत क्लॉट था जो ब्रेन के ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, वो थोड़ा खून के बहाव से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खून जम गया और सारी चीजें। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो गया, अरे भाई अल्लाह करम हो गया बोल के, तब तो ठीक हो गया बोल के खामोश नहीं बैठना है, जाना है, क्योंकि फिर विद इन 1 वीक के अंदर फिर एक बड़ा स्ट्रोक आने का रिस्क तो बड़े बार रहता। तो फ़ौरन इसको चांस समझ के डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर एवेल्यूएशन कराना है, और कहीं ब्लॉक वगैरह कुछ है तो उसका कराना ही कराना रहता है। मोस्टली ऐसा भी होता है कि लोग जो है ना, जैसे कुछ हुआ तो फ़ौरन होम रेमेडीज़ और इस तरफ के आ जाते हैं और सारी चीज़, और लोगों में ये एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अब ये ठीक हो गया, या फिर अगर वो यानी कम बैक ऑटोमेटिकली उसने बॉडी ने कम बैक किया या कुछ बॉडी रेजिस्ट करके वो बाहर आ गया, फिर लोग दोबारा डॉक्टर की तरफ रुजू ही नहीं करते। अब तो ठीक हो गया, क्या प्रॉब्लम है, अब तो सब बढ़िया हो गया। तो नाजरीन, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तवज्जो दिला रहे हैं।
अपने मन से डॉक्टरी नहीं करनी है, अपने मन से डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने देना है, डॉक्टर की तरफ जाना है, डॉक्टर की तरफ रुजू भी करना है और डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेंसी भी जो है वो हासिल करने की अब मजीद जो है वो क्या किया जाए। अब अपने हाथ से मतलब आप बोले माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ बोले, क्योंकि मैं चंद मिसालें ऐसे भी देखा। कोई एक पेशेंट है पैरालिसिस वगैरह जो हुआ था, उसको नए नए बोले तो 3 घंटे तक सिर्फ नींबू वगैरह दे के जो है सो हॉस्पिटल में कंट्रोल नहीं होने। तो वजह पूछी गई क्यों दिए भाई आप इतना नींबू पानी, तो वो लोग बोले कि नहीं, नींबू के जूस जो लेमन जूस रहता है उससे जो है सो चिकना फैट खुल जाता और जो भी ब्लॉक्स रहते खुल जाते। तो ये असल में जो कॉन्टेक्स्ट है ये लॉन्ग टर्म मतलब जो लाइफस्टाइल में इंप्रूव करने के डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा अगर लिए सिट्रिक फ्रूट्स वगैरह तो ये है। ऐसा नहीं है कि पूरा जम गया तुम आप उसको हटाने की कोशिश से नींबू ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इससे पेट खराब होना है, लेकिन वो क्लॉट तो घुलने वाला नहीं है उस टाइम पे। सही, यानी वो रेगुलर चीज़ों को वो एंड टाइम कॉन्सेप्ट पर अपने लोग जब आइन टाइम पे जब पूरी किश्ती डूबने लगती जब जो है सो सुराग बंद करने की कोशिश करते, हालांकि उस टाइम पे सुराग बंद करने का नहीं है, किश्ती खोल के जो दूसरे जो छोटे छोटे बोट्स लेके भाग जाना है, मतलब प्रॉब्लम को सर्वाइव करना है एक्चुअली। हाँ। और ये प्रॉब्लम है लोगों ने, मैं आप बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो ये अपने तौर पे जो इस तरह के अटैक। अच्छा, कोई डॉक्टर साहब आपका वो ऐसा तजुर्बा रहा कि आपने देखा हो कि यानी पेशेंट को बहुत तेज़ी से रिकवर किया और वो रिकवरी के बाद वो अब भी हेल्दी है माशाल्लाह और खैर के से, ताकि हमारे नाजरीन के लिए एक मोटिवेशन बने कि लोग बाकायदा रिकवरीज करते हैं, लोग कम बैक करते हैं इस प्रॉब्लम से। हाँ वही है, इसमें यही चीज़ है कि टाइम मैटर करता है। स्ट्रोक से जब पेशेंट को स्ट्रोक हुआ और आप उसको हॉस्पिटल कितनी देर में ला रहे हो वो बहुत मैटर करता। अगर आप 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर ला लिए तो तकरीबन मैं तो बोलता हूँ कि 90% चांसेस है फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ पे आने के माशाल्लाह। अगर वही चीज़ को आप 6 घंटे कर दिए या 12 घंटे कर दिए या 2-3 दिन के बाद लाए, थोड़े लोग क्या करते कुछ जड़ी बूटी वगैरह फेमस भी है, मुनासिब नहीं है नाम लेने का, जो भी है वो सब ट्राई करते 2-3 दिन के बाद लाते, उससे भी जो है सो जाहिर सी बात है जब 90% रिजल्ट लाने का 30% आता होगा शायद। अगर ये 2-3 दिन में खुदा ना खास्ता कुछ बड़ा स्ट्रोक आ गया तो जान से हाथ धो बैठना ही है ये तो इसका तो अब इसमें यही है कि आप जो है सो कितना वो कर रहे। और थोड़े लोग क्या है फॉर एग्जांपल चलो भाई ब्रेन डैमेज हो गया जिसके से हाथ पैर थोड़ा गिरना शुरू हो गए, तो नेक्स्ट जो अपना रहता टास्क थी कि जो मसल पावर जो बाहे का जो मसल पावर है उसको कैसा इंक्रीज करना, और इसका बेहतरीन जरिया ये है फिजियोथेरेपी कराना। तो जितनी जल्दी आप फिजियोथेरेपी शुरू करें उतना एडवांटेज रहता है, क्योंकि अब बात सिर्फ ब्रेन की हद तक नहीं रही, अब मसल सेल्स भी जो है सो मरना शुरू होते, अल्लाह तो उसको रीएक्टिवेट करना है तो फिजियोथेरेपी नेक्स्ट। तो इसी में रिहैबिलिटेशन कॉन्सेप्ट जो आया रिसेंटली जो जी। हाँ अपने शुरू ही कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये जो रिहैबिलिटेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या किया जाता है रिहैबिलिटेशन में और क्या इसमें जो लोगों को जो है वो थेरेपी दी जाती है, क्या थोड़ा अगर आप बताएं तो नाजरीन का जहन खुलेगा और रिहैबिलिटेशन के लिए भी लोगों का जो है वो मन बनेगा और लोग इस तरफ भी, अगर अल्लाह ना करे इस तरह कोई मामला होता है तो रिहैबिलिटेशन से डरेंगे नहीं बल्कि इस तरफ बढ़ेंगे। अब रिहैबिलिटेशन बेसिक डेफिनेशन ये है कि बीमारी आई आपको नुकसान पहुंचा दी, तो अब जो नुकसान पहुंचाई उसको फिर वापस कैसा हम रीगेन कर सके, बेसिक कॉन्सेप्ट है रिहैबिलिट कर सके जी। तो ये है। अब प्रिवेंशन वही कुछ नहीं है, बीमारी आई आपको अटैक कर दी, अब नेक्स्ट ये जो अटैक करी इसके जो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने से अपने आप को कैसा बचा सके। तो इसमें करना यही है कि जो भी है तो वक्तन फ़वक्तन क्या है, अब फिर मिसाल के तौर पे किसी को निगलने भी नहीं आता फॉलिश के अटैक में, तो इनको रिहैबिलिटेशन में क्या करते हैं लिक्विड डाइट या नाक से ट्यूब चढ़ा के जो भी है, ताकि वक्तिया तौर पे बच सके और इसके साथ साथ आगे क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसा इंप्रूव कर सके, सर्वाइव करेगा, फिर धीरे धीरे बॉडी में इंप्रूवमेंट तो आ ही जाएगी। तो अब इसमें किस्में रहती है, एक फिजिकल रिहैबिलिटेशन मतलब जो बेसिक एक्टिविटीज़ है, चलना फिरना है ये कैसा कर सके, जैसे कि वॉशरूम जाना है तो ये बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए कैसा कर सके, एक वो है। दूसरी चीज़ है ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन मतलब वो है मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट ने वो उम्र में तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स तो बहुत कम रहते, किसी को अक्सर लिखने का काम है तो उसको फाइन मूवमेंट जो हाथों के जो फाइन मूवमेंट्स रहते उसको कैसा रीगेन कर सके, इस ये आती ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन। यानी रिहैब सेंटर में जब वो जाएगा तो पूरे तमाम चीज़ों की जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, कस्टमाइज्ड केयर
उसके जॉब के हिसाब से क्या करना है उसको। कोई राइटिंग वाला है तो उसको राइटिंग पर कुछ वर्किंग कराई जाएगी, किसी के हाथ का मूवमेंट है तो हाथ का मूवमेंट होगा, पैर का मूवमेंट है तो शायद पैर का मूवमेंट होगा। कोई टेलर है तो अक्सर पैर से मशीन करते हैं, तो वो पैर का मूवमेंट कैसा करना है। ओके, ताकि एटलीस्ट वो फिर आगे ऑक्यूपेशनल में भी जो है उसको इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। और एक मेंटल रिहेबिलिटेशन मतलब वो बंदा हार जाता है, अरे मेरे बीवी बच्चों का क्या होता, मेरी लाइफ का क्या होता, मैं बेड से ही नहीं उठ सक रहा, मैं अभी फ़िलहाल मैं क्या आगे ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, जो ये जिसकी वजह से क्या होता है डिप्रेशन में ऐसे चीज़ों में जाता। तो ये जो है सो मेंटल रिहेबिलिटेशन, तो ये बाकायदा रिहेबिलिटेशन एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब ब्रांच है, जो इसमें कॉन्सेप्ट ये रहता है कि पहले की तरह नॉर्मल तो होना मुश्किल है, ये तो जहन बनाना है, लेकिन अब जो एबनॉर्मेलिटी है या जितना इफेक्ट है वो इफेक्ट को झेलते हुए वापस कैसा रीगेन करना है, कॉन्सेप्ट ये रहता है रिहैबिलिटेशन। जिंदा भी रहना है और जिंदा रहने के साथ साथ इंडिपेंडेंट लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा अपने बढ़ाएगा, लिए और अपने घर वालों के लिए कोई बोझ वाला मामला ना हो, और सबके लिए खुशी का सबब बने और सबके लिए फ़ायदा हो, ताकि ये सभी के लिए जो एडवांटेज हो। इसके लिए रिहैबिलिटेशंस की जो काउंसलिंग्स हैं या थेरेपीज़ हैं या जो भी इसकी फिजियोथेरेपीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस पेशेंट के लिए जिस पर ये अटैक आया रहा। थोड़ा इस तरफ अगर मैं चाहूँगा कि मज़ीद आपकी तरफ से कुछ जो है वो गाइडेंस मिले कि अब वो लोग, वो बेचारे जिनके पर ये अटैक आ गया, वो जो फैमिली मेम्बरान, जो फैमिली के मेंबर्स के साथ साथ दूसरे वो लोग जो इनके साथ अटैच है, जो इनके साथ है, उनका क्या रवैया होना चाहिए इन पैरालिसिस अटैक वाले पेशेंट्स के साथ, या चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, जो भी मामला हो, हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, हमें क्या ऐसे मूवमेंट इख्तियार करना चाहिए, या क्या इस तरह का हमारा फेस एक्सप्रेशन हो जिसकी वजह से एक मेंटली डिसऑर्डर होने से या मेंटली उसके डिस्टर्ब होने से वो बचे और वो अपने आप को हम जैसा ही नॉर्मल महसूस करे। क्या इस तरह की कुछ अगर आप टिप्स हमारे एफजेन चैनल के नाज़रीन को भी दें? तो अब इसमें अक्सर यही होता है कि अब सडनली कोई पेशेंट के पास गए, ओह अरे ऐसा ये रिएक्शंस देना ही नहीं, वरना ये एक पैनिक मोड में जा रहे। तो जो भी बोलना है ये बोलना है कि नहीं इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, हम लोग आपके साथ है। अब थोड़े लोग हैं खासकर वाइफ वगैरह जो रहते या मदर रहते, जाके जो है सो पेशेंट के सामने रोना धोना शुरू करना, तो इससे क्या है बंदा ऑलमोस्ट जो टूटा हुआ है और टूट जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि अब जो हो गया, यहाँ से इंशाल्लाह हम आपके साथ है, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम को हम सब मिलके फेस कर रहे हैं और हम सब जो है इंशाल्लाह आपको कोशिश ये करेंगे कि प्रॉब्लम से निकाल सके। टेंशन की बात नहीं है, आराम से आप रहिए, जो भी है उसके हिसाब से करना है। यानी जो आपने स्टार्ट का कहा ना कि ओ हो अरे ऐसा हो गया, वो जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो रिएक्शन ही आधा जो बंदे को डिमोटिवेट कर देते हैं। यानी इनसे नॉर्मल रहना है, नॉर्मल जाके पूछना है, अच्छा अरे कोई मसला नहीं, होता रहे, कोई पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक हो जाएगा, आप कितना कुछ ही दिन में तो ठीक हो जाएगा, फिर साथ में आप चलोगे फिरोगे, टेंशन नहीं। अगर इस तरह की जैसे आपने माशाल्लाह बताया बातें करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक रिकवर कर लेगा। इसमें यही बोलना है पॉजिटिव काउंसलिंग में कि हाँ भाई आप फिजियोथेरेपी इंशाल्लाह हो जाता, थोड़े दिन की बात है, फिजियोथेरेपी मगर छोड़ना नहीं। ऐसा भी नहीं बोलना है कि कुछ नहीं होगा तो कुछ करेंगे नहीं पेशेंट, तो वो नहीं, ये बोलना है कि इंशाल्लाह फिजियो अभी तो काफ़ी इंशाल्लाह कम टाइम में हो जाता, काफ़ी साइंस एडवांस हो चुकी है, आप जो है फला करिए, ये फिजियोथेरेपी कई अपने शॉकिंग थेरेपीज भी देखी, वो माइनर शॉक्स देखें भी जो है वो चीज़ें ऑपरेट करते हैं। मैंने एक हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके ताल्लुक से देखा कि उनको फेस पर एक साइड आया था, तो उनको कुछ शॉकिंग कुछ थेरेपीज थी, उसके ज़रिए से फिर रिटर्न उनका जो है ना वो मास नॉर्मल हो गया। इस तरह का भी कुछ है? हाँ, चंद चीज़ें हैं जो जिसमें तहकीक होना बाकी है, रिसर्च पेपर्स होना बाकी है। उसमें एक चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड थेरेपी बोलते हैं, उसमें क्या है तकरीबन जो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं गर्माहट से जो है सो थोड़ा टेंडेंस वगैरह रिपेयर, खासकर ये इंजुरीज में यूज़ करते हैं हम लोग, अल्ट्रावायलेट यूवी थेरेपी वगैरह जो भी है, तो वो अपना एक अलग चीज़ है वो, तो मतलब हाँ बहुत सारे इलाज मौजूद है, बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं, बहुत कुछ मौजूद है। अगर किसी को इस तरह का स्ट्रोक आता है तो हम कभी भी उसको जो है ना वो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद या अल्लाह की रहमत से मायूस बिल्कुल भी नहीं करें, उसको हौसला दें। यकीन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर रिकवरी रेट अगर निकालेंगे डॉक्टर साहब तो बड़ी तादाद में लोग रिकवरी तो करते ही हैं, बल्कि चाहे वो रिहैबिलिटेशन के ज़रिए हो। अभी जैसे आपने बताया कि 1 घंटे में उसने या 2 घंटे के अंदर उसने पूरी रिकवरी हासिल कर ली, तो बिल्कुल यानी ये पॉसिबल है, फ़ायदेमंद है, और बंदे इसको वक्ती आजमाइश समझे और दोबारा अगर रिगेन करे तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब बड़ी तादाद में जो रिकवरीज हैं वो एक पॉजिटिव नेचर और पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से ही होती होंगी। बराबर।
तो अगर हम लोग इस तरफ आएँ कि हम कभी किसी इस तरह के पेशेंट को मिलने भी जाएँ तो उससे अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, तो उम्मीद है कि उस पेशेंट को भी अच्छा लगेगा, उसके अंदर भी एक हौसला आएगा और यूँ वो इंशाअल्लाह करीम आगे चल के जो इंडिपेंडेंट जो मामलात है जो अभी हमने डिस्कस किया डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी को लेकर, और फिर हमने फिजियोथेरेपी में भी सुना कि ऑक्यूपेशनल भी जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाई जाती है। तो इतना एडवांस हो चुका है। अल्लाह पाक की कुदरत बहुत बड़ी है। अल्लाह पाक ने इंसान को बड़ी जहानत से नवाजा है और इंसान ने इसी जहानत का इस्तेमाल कर कर कई बीमारियों को जो है वो एड्रेस किया है, इसके इलाज बनाए, और आज माशाअल्लाह करीम बड़ी तादाद में लोग सेहत और सलामत हैं। नाजरीन, मकसद ये है, डॉक्टर साहब का इतना ट्रैवल कर कर आने का मकसद ये है कि आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन ये पहुंचाई जाए ताकि आप लोग पैनिक ना हो, परेशान ना हो और एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। बल्कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के कोई पेशेंट से आप जब मिलने भी जाएं तो पॉजिटिव बातें करें, जैसे डॉक्टर साहब ने तरबियत की, पॉजिटिव बातें करें, अच्छी बातें करें, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए और नुकसान पहुंचाने से बचे। तो चूँकि एपिसोड का टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन आप तक ये कम टाइम में इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। FGN चैनल का ये प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ पाबंदी के साथ देखते रहिए और दूसरों को दिखाते भी रहिए। इसके एपिसोड का आपकी जो है लिंक्स जो है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन जब उन तक पहुंचेगी तो फ्री में बहुत सारी चीज़ें पिछले एपिसोड में जो हम लोग डिस्कस करे थे उसमें यही था कि हम लोग करना क्या चाहिए इसमें देखा गया तो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए मेन चीज़। तो अवेयरनेस तो जाहिर सी बात है जो देख रहे हैं उन लोगों को तो मिल जाती है इंशाल्लाह ये प्रोग्राम से। अब दूसरे जो महरूम रह गए देखने से, तो जाहिर सी बात है जो देख रहे ऑडियंस अपने बेहतर है शेयर करें इस चीज़ को। बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब के साथ एग्री करता हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी। लोग एजुकेट हो गए, लोगों को ये तमाम चीज़ें पता होगी तो इंशाअल्लाह करीम इस तरह की और भी कई बीमारियों से और इस बीमारी से बचना आसान होगा। तो ख़ुद को संवारें, FGN चैनल देखते रहिए और दिखाते रहिए। फिर हाजिर होंगे एक अहम टॉपिक के साथ, एक अलग डिसीज़ या एक अलग प्रिकॉशन के साथ, और मकसद होगा आपको हेल्दी रखना, ख़ुद को हेल्दी रखना, मुल्क को हेल्दी रखना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम